ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। तो जब भी मैंने कहा था कि एक पॉइंट पी एक्स वाई रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्स में, एक्स एक्सिस मिरर है। ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्स डोमिनेंट हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, वाई के कोऑर्डिनेट को नेगेटिव साइन के साथ हमने लगा देना है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आएगा, कल क्लास मिस की है आपने। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, पॉइंट यहां पर है, मिरर लाइन ये है। तो मैंने दो चीजें लिखवाई थी। मिरर लाइन क्या होती है? सेंटर बिटवीन दिस इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तुम मिरर के सामने खड़े हो, ये मिरर है, अगर आप इसके सामने खड़े हो तो आपकी इमेज इसके बिल्कुल यहां होगी। ठीक है। जितना डिस्टेंस यहां क्रिएटेड है उतना ही डिस्टेंस यहां पर होगा, ये तो आप समझते हो। रियो कम है। कल नहीं आए थे बेटा? और मैथ्स का टेस्ट कैसा हुआ? पेपर शेयर कर देना बेटा, मुझे बता देख क्वेश्चंस कैसे डालते हैं। ठीक है, तो मुझे भेजो वो। क्लासेस मिस मत करो। और रिकॉर्डिंग्स जो भी है मेरे पीछे पड़ जाओ ताकि मैं अपलोड कर दूं। सीरियसली सबसे गंदा काम मुझे, मतलब सबसे बोरिंग काम मुझे वो लगता है। मैं सबसे लास्ट में वो करती हूँ, बाकी सब काम कर लूंगी, सबसे लास्ट में वो काम करती हूँ और वो पेंडिंग रहता है हमेशा। सो एक दिन जब किसी ने बोला होगा बहुत ज्यादा कि मैम डाल दो, मुझे पता है कि अब सिर पे तलवार होगी, अब नहीं मैं डाल सकती, तो रात को बैठूंगी पूरी रिकॉर्डिंग्स, फिर आपके पास वो पूरा स्पैम होके आता है। तो वही कह रही हूँ, प्लीज डू शेयर। और जब नहीं आते हो तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग्स ही पूछा करो। तो मेरे ऊपर भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि नहीं नहीं बच्चा क्लास में आएगा। तो इसमें क्या करना होता है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। ये हमारी मिरर लाइन है, मान लो ये तुम्हारा मिरर है। ठीक है। तुम यहां खड़े हो, तो जितना डिस्टेंस तुम मिरर से दूर खड़े हो ना, उतना ही डिस्टेंस मिरर भी क्रिएट करता है। वो सारी चीजें जो यहाँ पड़ी होंगी ना, वो यहाँ पर पहले क्रिएट करेगा, फिर आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्शन को दिखाएगा। यू विल मूव क्लोजर टू द मिरर, आपकी रिफ्लेक्शन भी पास आ जाएगी। ठीक है। दिस इज द थिंग विच आई एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाइल आई वाज टीचिंग। मैं जब रिफ्लेक्शन पढ़ा रही थी ना, मुझे भी ना मैंने रट्टे मारे हुए थे। लॉजिकली मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। नाइट टाइम था, यहाँ पर लाइट चल रही थी और अंधेरा हो चुका था, अराउंड 6 o'clock का टाइम था। अंधेरा हो चुका था, आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई सॉ माय रिफ्लेक्शन हियर। इस मिरर ने, इस वाले शीशे ने, इस वाले ग्लास ने पूरा रिफ्लेक्ट किया। एंड आई कुड सी कि जितनी दूर मैं खड़ी हूं ना, उतना ही दूर वो वहां पर विजन क्रिएट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई स्पेसिफिकली अंडरस्टूड कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर अपने फिंगर लेके जाते हो ना, मिरर के पास लगाओगे, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका आएगा, उसके बीच में कुछ नहीं है। तो जहां जहां पर, मतलब यहां पर आपने मिरर रखा, आपकी इमेज भी यहीं बन गई। जरा सा दूर करोगे तो इन बिटवीन जितना डिस्टेंस यहां पर है ना आपका, उतना ही डिस्टेंस वो आपको विजिबली क्रिएट करके दिखाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो मिरर लाइन को हम क्या मानते हैं? सेंटर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन। और दूसरी चीज, मिरर लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दो चीजें थी, जो हमारी मिरर लाइन होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट, एंड रिफ्लेक्शन लाइन जो होगी, एंड मिरर लाइन इज द सेंटर पॉइंट। ये सेंटर होती है ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन का। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर आपका पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, सॉरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिरर है एक्स एक्सिस पर, नॉट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पॉइंट कहीं भी हो, मिरर लाइन जो है हमारी वो एक्स एक्सिस पर है। तो अब जब रिफ्लेक्शन बनेगी ना, बिल्कुल इसके सामने यहां जाएगा। समझ में आ गया? तो अब एक्स अगर डोमिनेंट, मतलब एक्स अगर मिरर लाइन है ना, तो वो डोमिनेंट हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो नहीं चेंज करूंगी, मेरे मेरी जगह मिरर खड़ा है ना, तो वाई विल आई चेंज माई कोऑर्डिनेट। वो किसको बोलेगी? वाई को, कि तुम नेगेटिव हो जाओ। तो वाई ने अपना कोऑर्डिनेट चेंज किया, एक्स तो वहीं का वहीं है। समझ में आ गई बात? और अगर इसी के अपोज में अगर वाई एक्सिस मिरर हो जाए, वाई एक्सिस अगर मिरर हो जाए इसी के केस में, देखो ये पॉइंट यहां चला जाएगा फिर। तो अब वाई डोमिनेंट एक्सिस हो गई ना। ठीक है ना, बिल्कुल सामने इमेज बननी चाहिए परपेंडिकुलर में, टेढ़ी नहीं बननी चाहिए ऐसे कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है और अगर मैंने मिरर को ऐसे प्लेस किया, दिस इज द मिरर। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं बनेगी, रिफ्लेक्शन बिल्कुल सामने बनेगी। ठीक है, अब जैसे मर्जी हो जाओ, दिस इज द रिफ्लेक्शन। और अगर डिस्टेंस यहां ले रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस ये होगा। समझ में आ गई बात है?
ठीक है ना। तो वाई एक्सिस हो गया, वाई के बिल्कुल सामने बनेगी, वाई चेंज नहीं होगा, वो एक्स के साइन को चेंज कर देगा। ठीक है। और एक मिरर होता है ओरिजिन। अब मिरर लाइन जो है ना, वो हमने ओरिजिन पे प्लेस कर दिया, इस वाले पॉइंट पर। तो जो पॉइंट यहां था, इसके बिल्कुल सामने, तो यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या हो जाएगा, -x -5। मिरर ये प्लेस है यहां पर, इस पॉइंट पर प्लेस किया हुआ है, यहां पर है मिरर ये। ठीक है ना, ओरिजिन पर है। समझ में आ गया, ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस लिख लो, इसका 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आएगा। या फिर इसमें डिटेल कैसे आ सकता है कि आपको 2 पॉइंट्स दे दे, उनकी रिफ्लेक्शन बनाने को कह दे, फिर उनको ज्वाइन करने को कह दे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन सकता है हमारा। अब हम सिर्फ इतना देखेंगे, इतना लिख लो, इसके बाद सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारी कोऑर्डिनेट एनसीईआरटी में कितनी दी हुई है। ठीक है, तो जो मैंने वर्कशीट दी है ना आपको, वो वर्कशीट आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वर्कशीट को पढ़ लेना, वो वर्कशीट सारे बेसिक्स क्लियर करेगी, सब याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, जो भी हमारी पोजीशंस हैं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, लिख ले बेटा, इसको कलरिंग मत कर, लिख ले, लिख लो। ठीक है, ये लिखा हुआ ही साथ जाएगा पेपर में, ये कलरिंग तो यही रह जाएगी। अच्छा, आप ही के में से ना एक क्वेश्चन था विच हैड कम इन बोर्ड्स। बोर्ड्स में ना सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था उसके जैसा, बट अगर हमें थोड़ा बहुत नाइन्थ के कॉन्सेप्ट किए हो ना, तो वो करना आसान था। तो मैं थोड़ा सा इसमें से करवा देती हूँ, 1-2 क्वेश्चंस और, फिर हम लोग देखते हैं फ्रॉम। ठीक है, 13 पेजेस की असाइनमेंट है। मैं सीरियसली बोलूंगी, इसके सारे बेसिक्स पढ़ लेना, इसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसमें वी हैव जो थॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हाई ऑर्डर थॉट्स वाले क्वेश्चन, वो भी हैं। ठीक है। सो हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली, अगर मुझे डिफिकल्टी लेवल देना है ना, तो मैं ये वाला क्वेश्चन डाल दूंगी। ठीक है। कहते हैं इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम आर -2 9, लिखो। कोई पॉइंट एम है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज ओपन करना है। सो प्लीज राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम आर -2, 9, लिख दिए। ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज दिस 1 + x y²। ठीक है। हाँ, बताते हैं। पॉइंट एम है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे थे, -2, 9, ये लिखा था। इसी पॉइंट को मैं किस तरह से लिख रही हूं, 1 + x y²। ठीक है, मतलब मैं कह रही हूं कि जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 + x है, y कोऑर्डिनेट y² है। तो इसका मतलब दो पॉइंट्स जो है वो इक्वल हो गए। तो यहां से अगर दो पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या लेते हैं, उनके x कोऑर्डिनेट सेम है, उनके y कोऑर्डिनेट सेम है। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने आपको x एंड y की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, उसने कहा कि एक पॉइंट है, आपने लिया, मतलब एक बच्चे को पॉइंट बताया, उसने कहा मैंने तो ऐसे ड्रॉ किया है, 1 + x y², और मैंने उसको नाम दे दिया कि मान लो वो -2, 9 है। तो आप मुझे बता सकते हो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। x + 1 किसके इक्वल हो गया, -2। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -3। समझ में आ गया ना सबको। y² किसके इक्वल हो गया, 9, है ना। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3² हो गया। y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तुमने पहले बिल्कुल सही बोला था, क्या बोला था, 3², और शायद आई हर्ड +-3 बोला है तुमने, नहीं, हाँ। तो जब भी स्क्वायर रूट करना है ना, ऑलवेज टेक +-3। अब बच्चे 9th के हो चुके हो, थोड़ा सा हम इस लेवल से आगे आएंगे, हमने स्क्वायर रूट्स भी पढ़ दी हैं। तो आप जब 3 का स्क्वायर करते हो तब भी 9 आता है, -3 का करते हो तब भी 9 आता है।
ठीक हो गया? तो y विल बी इक्वल टू +-3। इतना क्लियर हो गया? y आ जाएगा एज +-3। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई -3, y की वैल्यू आ गई +-3, लेकिन क्या कहा गया है? y इज मोर देन 0। तो जब y मोर देन 0 कहोगे तो तुम क्या करोगे? y की वैल्यू क्या है? सिर्फ +3, बिकॉज गिवन y इज मोर देन 0। समझ में आ गया? तो ये हमने जो नंबर्स पढ़े थे ना सारे, कि नंबर्स नेचुरल क्या होते हैं, मोर देन 0 होने की बात क्या है, तो यहां पर ये काम आता है, राइट? सो कहते हैं कि अब बताओ इस बेसिस पर कि आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। आपने कहा x की वैल्यू मेरे पास है -3, y की वैल्यू है 3। तो इस बेसिस पे बताओ कि अगर मैं पॉइंट लिख रही हूं y, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा अगर मैं y पहले लिखूंगी और x लिखूंगी? y का नंबर क्या है? 3। x का नंबर क्या है? तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? बात समझ में आ गई? अब हॉट का क्वेश्चन क्यों हो गया? क्योंकि डायरेक्ट नहीं कहा कि .3 - 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, उसने कहा पहले x निकालो, y निकालो। अब मैं उनकी अरेंजमेंट्स बताऊंगी, उसके हिसाब से बताओ पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। मुझे यही पूछना है ना, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, डायरेक्ट पॉइंट दे दूं। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस कैसे बनाया मैंने, उसको थोड़ी बहुत आपको वर्किंग करवानी शुरू कर दी। अब बताओ, ठीक है? तो 2, x, क्यू पॉइंट है 2, x की वैल्यू क्या लिखी थी आपने? अब कौन से क्वाड्रेंट में है ये? 2, -3, 2, -3 अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, जब भी हो ना ऐसे बना लिया करना, यहां पर x पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। समझ में आ गया? ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9। और y-1 कितना हो जाएगा? y, एक्स पॉजिटिव है बेटा, 2 है। हाँ, ठीक है ना? y9 हो गया, सॉरी y-1 है तो 3 - 1 2 हो गया। तो 9 2 थर्ड वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट। 2x का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू क्या थी? -3। तो 2x क्या हुआ? -6। और -3y का मतलब -3 × 3, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। बोथ आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा। ठीक है। अब यहां पर ये कंफ्यूजिंग चीज है कि कहते हैं कि एक पॉइंट का ऑर्डिनेट ना, ठीक है, लिखा क्या हुआ है? ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स या वाई? वाई, ठीक है। ऑर्डिनेट का मतलब वाई। इज का मतलब, मैथमेटिकल सिंबल इज में क्या लिखोगे? इक्वल टू 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स को अगर मैथ्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 3/2 लिखा, टाइम्स का मतलब कौन सा सिंबल होता है टाइम्स करें तो? मल्टीप्लाई। इट्स एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है? मैथमेटिकल लैंग्वेज, कन्वर्टिंग इंग्लिश टू मैथ्स। ठीक है। मैथमेटिकल में मैंने कहा y = 3/2x, और इसी को मैंने इंग्लिश में कैसे लिखा वर्ड्स में? ऑर्डिनेट इज 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा। क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन? y = 3/2x। तो कहते हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p। p के कोऑर्डिनेट्स लिखो अगर ऑर्डिनेट 4 है। ऑर्डिनेट 4 मतलब कौन सा हुआ 4? x या y? y। y 4 हो गया तो x बता सकते हो कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, लिखो। तो जब ओरली नहीं होता ना तो लिखना चाहिए हमें हमेशा, ये रूल है। हाँ, तभी कह रही हूँ मल्टीप्लाई कर फिर मुझे आंसर दो। y आपने कहा 4 के इक्वल है और y जो है वो 3/2x है, तो आपने लिखा 4 = 3/2x। मैंने कहा था हर इंटीजर को हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 = 3x। हाँ, ये नहीं लगना चाहिए ना,
3x = 8, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 8/3। तो पॉइंट क्या बन गया? 8/3, 4। बात समझ में आ गई? हम्म। क्या? ये लिया, ये 1 आ गया, ये 2। 8/3 2.6 हुआ, 2 × 6, फिर 26 आ गया ना। तो ये मैंने 3 लिया, 2.6 मतलब 5 से थोड़ा सा ऊपर ज्यादा। बस अप्रोक्सीमेटली यहां पर ले लेंगे और 4 यहां से आ गया। अप्रोक्स ही लेंगे, एग्जैक्ट नहीं ले सकते इसको। ठीक है, एग्जैक्ट में हमें मैग्निफिकेशन करनी होती है, फिर हम एक प्लेस 1 प्लेस तक जाएं, 2 प्लेस तक जाएं, वो मैग्निफिकेशन इस वाले सिलेबस में नहीं है। वैसे भी लास्ट ईयर में भी वो कट चुका था, आफ्टर कोविड वो कट चुका था मैग्निफिकेशन, इट वॉज देयर इन योर सिलेबस। ठीक है। तो हमारे पास √2 को ही लोकेट करना है नंबर लाइन पे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि √10 करके लाना है ना? नहीं किया होगा किसी ने, आप भूल जाते हो। चलो, पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अगर मैं यही लिखती फाइंड द, यही रिलेशन है हमारे पास, मैं लिखती फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, लिखो इफ एब्सिसा इज 6। बात समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन वैसे तो इक्वेशंस के साथ दिया हुआ था। इफ एब्सिसा इज 6, अब मुझे बताओ जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर एब्सिसा 6 है? तो रिलेशन तो पता है ना, वाई और एक्स में कितना है? तो एब्सिसा का मतलब एक्स या वाई? एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? 6। एक्स की वैल्यू 6 है। तो हमने कहा y = 3/2 × 6, ये 3 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट क्या लिखोगे पहले? x और फिर y। हाँ जी, क्या लिखा था इसने कैलकुलेशन मिस्टेक में? क्यों? कैसे? पता क्या है मैं क्यों कहती हूँ कैसे? बिकॉज देर इज अ स्लाइट थॉट इन माइंड, जब मैं भी कुछ गलत लिखती हूँ ना यहाँ पर आपके सामने भी, तो मैं भी ये सोचती जरूर हूँ क्यों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सोचोगे ना गलत क्यों लिखा है, मैं आपको सच में डांट भी नहीं रही हूँ, पर जरूर सोच लो, गलती कर रहा है ना अगर ये, तो ये सोचना मेरे दिमाग में ऐसा आया क्या कि मैंने गलत लिखा। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मैंने गलत क्यों लिखा, अपने ब्रेन से पूछोगे ना, वो अपने आप सही लिखवाएगा। गिव इट अ थॉट, अपनी गलती देखो और ये सोचो कि क्यों किया उस टाइम बैठा। मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा, किस वजह से लिखा होगा 4? ठीक है। अगर ये सोचोगे, इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट पहले एक्स लिखना है, फिर वाई लिखना है। सो वाई, एक्स विल बी 6, वाई विल बी 9। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी स्कूल के प्री बोर्ड्स में, मतलब सितंबर टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन आया था कि पॉइंट दिया हुआ है पी, 2 - x 2x - 3। पी पॉइंट दिया हुआ है 2x - 3, और लिखा हुआ है 4y + 9। और ये पॉइंट नंबर वाइज है 5 और 17। तो आपसे कहा जाता है कि x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो, तो निकाल सकते हो? तो दो पॉइंट्स अगर सेम होते हैं तो क्या होता है दिव्यम? दो पॉइंट सेम होते हैं तो क्या होगा? मैंने अगली बार पकड़ लिया, मैं सच में बाहर भेजूंगी। मैं पूरी फीस वापस करूंगी और मैं नहीं बिठाऊंगी क्लास। मैं बार बार नहीं टोकती बेटा, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ। 2x - 3 किसके इक्वल होगा? 5। 4y + 9 किसके इक्वल होगा? 70। समझ में आ गया? तो 4y की वैल्यू किसके इक्वल है? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है। लिखो 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल आर ए 2, -1, बी 2, 7 एंड 4, 7। ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करना हमें आता है, जिसे हम कहते हैं रफ ही हम बना लें, बिल्कुल रफ बना लो, पर उसको समझना जरूरी है। जैसे मैंने यहां पर इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ, तो सिर्फ आपने क्या करना है, इसको विदाउट स्केल ही बना लेना है। ठीक है।
तो व्हाट आई इंस्टेड डू इज ग्राफ ड्रॉ करो और इन पॉइंट्स को ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये हम एक्स एंड वाई इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। चलो रफली 2 - 1 ड्रॉ करना है तो क्या करोगे? दिस इज एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स एक्सिस, वाई एंड कैपिटल वाई, वाई डैश। ये 0 आ गया। 2, -1 कहाँ आएगा? ड्रॉ करो फटाफट से। 1 2 -1 -2 1 2 1 2। ठीक है, तो 7 तक भी गया हुआ है तो हाँ हम लोग वहां तक तो पॉइंट ले लेंगे। तो 2, -1 विल कम है, यहाँ पे नंबर्स लिखने होते हैं। 1 2, दिस इज 1 and 2, दिस इज -1 -2 -1 -2। तो 2, -1 ये हमने पॉइंट ए मार्क कर लिया। 2, -1 पॉइंट बी क्या होगा? 2, 7 तो कहीं रफली यहाँ ले लूं। ये तो 2 है ही है, यहाँ पर 7 कहीं अबव पॉइंट होगा तो बी इज 2, 7। और एक पॉइंट मार्क किया है हमने C4 7। तो x की वैल्यू क्या है? 4, y की वैल्यू क्या है? 7। तो 4 7 कुछ यहां पर आ जाएगा। दिस इज B 2, 7। तो 3 4 4 7 कुछ यहां आ जाएगा। C4, 7। तो आपको बताना है कि जो D पॉइंट है वो कहाँ होगा। रेक्टेंगल बनाने के लिए पॉइंट डी को कहाँ रखोगे? ये एक साइड बन गई रेक्टेंगल की, ये एक साइड बन गई रेक्टेंगल की। तो ये भी परपेंडिकुलर नीचे आएगा। एक्स की वैल्यू क्या ली थी यहाँ पर? 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1। समझ में आ गया? रेक्टेंगल बनाना है ना। ठीक है, तो तुम्हारा ये पॉइंट है। अब अगर रेक्टेंगल कंप्लीट करना है तो इसको ऐसे लेके जाओगे परपेंडिकुलर, इसको ऐसे लेके जाओगे। ठीक है, तो एक्स कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? ये जो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसमें एक्स कितना होगा? 4। और वाई कितना होगा? ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज 4, -1। बात समझ में आ गई? पॉइंट डी विल बी 4, -1। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है ये बताओ। मतलब इसकी साइड्स बताओ। ए बी अगर मुझे निकालना है, व्हाट इज द साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल? देखो ए का मतलब है इसमें तुम -1 से स्टार्ट किए, है ना? और ऊपर परपेंडिकुलर चल रहे हो ना, तो वाई गिनो। ठीक है, -1 से स्टार्ट किए, 0 तक पहुंचकर कितना यूनिट ट्रेवल किया? 1। उसके बाद बी तक जाना है तो कितना और आगे जाना है? 7। तो इसका मतलब 1 + 7, ए बी इज मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ 7 विच विल बी 8 यूनिट्स। एब्सोल्यूट वैल्यू करवाई हुई है ना। ए बी विल बी 8 यूनिट्स। अब मुझे बताओ इसी हिसाब से बीसी कितना हो गया? अब बीसी में हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो हमें कहाँ मूवमेंट देखनी होती है? एक्स में। तो एक्स में बी कहाँ पे खड़ा हुआ है, किस पॉइंट पर? 2, है ना? और 2 से सी पहुंचने के लिए कहाँ गया? 4। तो 2 से 4 तक का डिस्टेंस क्या हो गया? 2 यूनिट्स। तो बीसी हमारे पास क्या आ गया? 2 यूनिट्स। बात समझ में आ गई? तो लेंथ है, ब्रेड्थ है, एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? कहता है बीसी का मिड पॉइंट बताओ। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें कुछ नहीं पता अभी, अगर किया भी है तो इसके उसको छोड़कर सिर्फ मुझे बीसी का मिड पॉइंट बताओ क्या होगा। इसके सेंटर पे जाके खड़ा होना है। ये 2 है और ये 4 है, तो 3 पे जाओगे, एक्स कितना हो जाएगा? वाई में कोई चेंज आएगा? वाई कितना रहेगा? ठीक है, नाउ टेल द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी डी का मिड पॉइंट बताओ। अब हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो, 7 और 1, 8 का फर्क है। तो 7 से मिड पॉइंट, 8 में मिड पॉइंट क्या होता है? 4 पे। तो 7 से 4 नीचे आना है, तो 6 पे आए, 5 पे आए, 4। समझ में आ गया ना सबको? तो सीडी में का मिड पॉइंट विल बी, उसमें एक्स कितना होगा?
CD के मिड पॉइंट में एक्सचेंज हुआ, वर्टिकल मूव कर रहे हो, एक्सचेंज हुआ, देख खुद देख, ये भी 4 है, ये भी 4 है, वर्टिकल मूव कर रहे हो तो एक्सचेंज नहीं हुआ। y क्या बन गया, 7 से नीचे आए 3, या -1 से ऊपर गए 3 पर। बात समझ में आ गई? इसका हम फॉर्मूला भी करेंगे टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें एक चीज और करवाऊंगी। चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर 50 करो। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 5 2 इन एक्स एक्सिस इज पॉइंट क्यू। पी का मिरर इमेज निकाला, पी दिया है 5,2, इसको एक्स एक्सिस में हमने रिफ्लेक्ट किया, क्यू आया, फिर फर्दर क्यू को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया तो आर आ गया। आपको बताना है आर के कोऑर्डिनेट्स क्या। चलो जल्दी से बताओ, मैं देखूं इसमें क्या है हमारे पास और कोऑर्डिनेट में जो एक्स्ट्रास करवाने हैं ना। फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आज स्टार्ट करवा देती हूँ, जल्दी से करें ना, ये सब मैं साथ साथ रिवीजन करवाती रहूंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे तो उसमें भी हमारी रिवीजन हो जाएगी, फिर मुझे वर्कशीट शेयर करनी भी आसान हो जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला की। ठीक है, तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की मत सोचना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल मिल जाएगा, इतना ऑनलाइन अवेलेबल है। सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, जितना मैं काम करवा रही हूँ ना उसको दोबारा दोबारा पढ़ते रहो। क्वेश्चन बेटा ये है कि पॉइंट पी को हमने रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस में तो क्यू बना, आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फिर उसी पॉइंट क्यू को हमने वाई में रिफ्लेक्ट किया तो आर बना। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, पहले पॉइंट पी लिखा यहाँ पे 5,2, मैंने एक्स में रिफ्लेक्ट किया, कुछ यहां आ गया, फिर मैंने यहां पे मिरर रखकर, ठीक है। तो मिरर इमेज में अगर मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना है तो कैसे आएगा? हाँ, क्या बना आंसर? -5 -2, बिल्कुल ठीक है। द ओनली थिंग इज, आप लोग ना कोई बुक नहीं लेकर आते, कोई वर्कशीट, मैंने कहा था थोड़ा सा प्रिंट आउट्स करवा लो अपने पास, एनसीईआरटी के प्रिंट आउट्स करवा लो। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, इसमें ना डिस्टेंस फॉर्मूला ही दिया हुआ है, मैं डिस्टेंस ही करवा देती हूँ। ठीक है, ये बात इट एक्चुअली गोज, इसके बाद ना इसी को पढ़ लेते हैं हम लोग साथ, गणिता मंजरी। ना तो मैं नहीं करवाऊंगी, इतना सब कुछ बता चुकी हूँ। ये देखो ना यहाँ पर, इट्स रिटन ऑल अबाउट ब्रह्मगुप्त वर्क एंड देन कार्टेशियन लिखा था, उसके बाद ये सब आया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हाउ दे वांट टू एक्चुअली यूज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट बन गया। पता क्वेश्चन क्या आता है? ये तुमने पी लिखा, तुमने क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बनाए थे? 5,-2। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनाए थे? -5 -2। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, पी क्यू एन आर को, पी एन आर को भी ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब कह देंगे इसका एरिया निकालो, अगर मुझे रिफ्लेक्शन पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना है तो। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इसका बताओ इसकी साइड क्या होगी, ये वाली साइड कितनी होगी लेंथ? व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड आर क्यू? बिल्कुल, 10 यूनिट समझ में आ गया, वेरी गुड। -5 पर हो, 5 पे जाना है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल है आपकी। ठीक है, और अगर पी क्यू, अब हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल पाओगे डायरेक्टली, पी क्यू कितना है? 4। हॉरिजॉन्टल नहीं है, अब वर्टिकल मूवमेंट है तो वाई को देखोगे। 4 यूनिट समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर मुझे यहां पर पी आर की लेंथ निकालनी हो, दिस इज व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला विल टेल यू, अब क्या करोगे? 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दोगे ना? बस इतना अब फर्क होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली विल नॉट फाइंड द लेंथ एंड बेस एंड परपेंडिकुलर, विल डायरेक्टली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है इतना। एक इसमें क्वेश्चन और है विच आई वुड वांट यू टू डू, ये वाला क्वेश्चन, ये ना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 54th। राइट द quadrants in which following points lie। ऑर्डिनेट 2 है, एक्सेसा -3 है, ये पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? क्वाड्रेंट होता है ये वाला, एब्सिसा -3 है, ऑर्डिनेट 2 है, कौन सा होगा? सेकंड।
एब्सिसा -4 है, ऑर्डिनेट -2 है। थर्ड समझ में आ गया? ऑर्डिनेट -3, एब्सिसा 4, फोर्थ, वेरी गुड। ऑर्डिनेट 3, एब्सिसा -2। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर का। मे टेस्ट में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये, और बच्चे गलत करके आए थे। क्यों, मुझे समझ नहीं आया। बस वो कंफ्यूज हो गए। ऑर्डिनेट को उन्होंने एक्स समझ लिया, एब्सिसा को वाई, और इन्होंने क्या किया था, ऑर्डिनेट एब्सिसा, एब्सिसा ऑर्डिनेट, देन ऑर्डिनेट एब्सिसा, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ऐसे करके कुछ कंफ्यूजन कर दिया है। सो बी वेरी माइंडफुल, मुश्किल आती है तो ये सब ड्रॉ कर लिया करो हमेशा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और समझाऊंगी, जो कि इस पेपर में 10th के पेपर में क्वेश्चन आया था, विच वॉज लूजली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये वाला था, ये वाला। एक तो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये करो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ना क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग देती हूँ। एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, एक्स एंड वाई को एक्सिस बनाकर ना फिर इस क्वेश्चन को पढ़ना। आपको ना एक रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस बताने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब ए बी सी डी रेक्टेंगल है ना, तो ए की पोजीशन कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, वो बताना है, ठीक है। अब उसने कहा है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ कहां पर है, क्या क्या है। तो आउटराइटली ना इस रेक्टेंगल को हमने एक्सिस पे ड्रॉ नहीं करना। आप क्या करोगे, इसको ना पहले इस तरह से बनाओ कि ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ है 3 यूनिट्स। समझ में आ गया? एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर है, ठीक है। तो मान लो एक वर्टेक्स मैंने ए लिया, वो ओरिजिन पर है, ठीक है। लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताओ किस तरह से बनाओगे इसको। टेक योर टाइम, 2 मिनट ले लो, सोच लो इसको। एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पर है, अब जरूरी नहीं है वो ए हो, वो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी, लेकिन उसका लॉन्गर साइड मतलब जो लेंथ है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है। तो या तो एक वर्टेक्स पे ओरिजिन पर हो गया ना, अब या तो तुम यहां रखोगे इस तरह से, या इस तरह से यहां जाओगे, ठीक है ना। मतलब तुम्हारी एक लेंथ यहां भी हो सकती है, या वो रेक्टेंगल यहां भी प्लेस हो सकता है। लेकिन वो कैसे प्लेस होगा, वो क्या दिया हुआ है, एक वर्टेक्स कहाँ लाया करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो तुम्हें रेक्टेंगल ऐसे बनाना चाहिए, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, चारों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा पिक करोगे, थर्ड पिक करोगे। समझ में आ गया? दिस क्वेश्चन एक्चुअली लेट्स यू इमेजिन थिंग्स। तो एक चीज तो यहां पर आपकी प्लेसमेंट समझ में आती है आपको, कि एक वर्टेक्स तो है 0,0। फिर थोड़ा अच्छे से बनाओ इसको आप, ये, ठीक है। सो आई टेक माई एक्स एक्सिस एंड आई टेक वाई एक्सिस, राइट। तो ये एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ये ओरिजिन आ गया। ये समझ में आ गया कि हमारा जो रेक्टेंगल है कुछ इस तरह से होगा। एक वर्टेक्स तो इसका 0,0, लेंथ कितनी है 5, विड्थ कितनी है 3। तो इसके बेसिस पर मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होगा। 0 से स्टार्ट किया, 5 यूनिट मूव करना है, 5, -5, 3, कहां पर है ये, -5, 0, ये वाला बच्चे इस वाले पे पॉइंट कर, है ना, एक्स एक्सिस पर है। तो लेंथ कितना इसका, एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, अगर मैं इसको ओ मान रही हूं तो ए इज -5, 0, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पर है जो, अगर वाई पे है तो उसका एक्स क्या होगा 0, वाई क्या होगा 3 है, तो पर नीचे को जा रहे हैं, वेरी गुड, माइनस। अब बता दो ये वाला, एक्स क्या लिया था इसमें -5, वाई क्या लिया था माइनस। सो यू हैव ऑल द 4 वर्टिसेस, इसी बेसिस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है।
अच्छा, एक छोटी सी चीज और करवाती हूँ। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू, ये तुम्हें नाइन्थ में हेल्प करे या टेंथ में जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ड्रॉइंग अ कोऑर्डिनेट प्लेन, मैं पूरा कार्टेशियन प्लेन बना रही हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, देन एक रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, इसको मैं नाम दे रही हूँ ए, बी, सी एंड डी। राइट, ये हमारा ओरिजिन। क्लियर हो गया? इसका मैंने लेंथ लिया 5 और इसी का लेंथ लिया 3, सो दैट आपको वर्टिसेस करने भी आसान। अब मैं कहती हूं कि मैंने इस रेक्टेंगल को ना उठाकर यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लेस किया है। तो मेरी बात समझना, फिजिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इस नोटबुक को ऐसे रख दिया। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ए को ओरिजिन के साथ मर्ज कर रही हूँ। ठीक है, जिसे मैं लिखूंगी, राइट द कोऑर्डिनेट्स इफ ए इज द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल इफ ए इज ओरिजिन। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई ने अपनी वर्कशीट्स में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, और काफी बारी प्री बोर्ड्स में भी आया है। सो लेट मी सी इफ आई कैन सिलेक्ट दिस। कर सकती हूँ मैं? तो अगर मुझे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, मूव करना है ए को, अगर मैं देखो, चलो आई डू इट फिजिकली ओनली, यहां से मैं ए को यहां रखूंगी, बी कहाँ होगा, एक्स की पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड पर, बी कहीं यहां होगा, डी कहाँ होगा, यहां पर। तो रेक्टेंगल कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए तो ओरिजिन पर है, क्या हो जाएंगे? 0,0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5,0 प्लस में आ गया। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां से ये 5 है और ये 3 है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5,3। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,3, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,3, क्योंकि वो वाई एक्सिस पर। लिखो इस चीज को। अब आपको लिखना है इफ बी इज ओरिजिन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे केवीएम के पेपर में आई हुई है, टेंथ में भी आई। ठीक है, और ये पहले ना हमारे टेंथ के सिलेबस में एक क्वेश्चन था, वहां से पिक किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत जरूरी चीज है, इसको लिख लो। इफ यू वांट मी नॉट टू इरेज दिस, तो आई विल डू इट, बट प्लीज डू राइट इट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ओरिजिन का ना, वो 1% चांस कवर करता है। मैं ये नहीं कहूंगी मई टेस्ट में आएगा, सितंबर में, दिसंबर में, मैं ये भी कहूंगी शायद ना भी आए, बट दिस इज समथिंग, अगर आप पता होगा ना तो पेपर में आपको हेल्प ही करेगा। ठीक है, लिखो बच्चे सब, इफ ए इज ओरिजिन। अब हमने बनाना है इस पूरे रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स को, अगर बी ओरिजिन हो तब हमने प्लेसमेंट कैसे करनी है। सबने लिख लिया ये? कैन आई इरेज? बस मैं इसको इरेज करूंगी फिर, ठीक है ना? अब मुझे बी को ओरिजिन रखना है, बी यहाँ पे नहीं है, बी तो अब ओरिजिन होना चाहिए। ये रेक्टेंगल ऐसा ही है। ठीक है, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। अब तुम इस पूरे बी को उठाकर, पूरे रेक्टेंगल को उठाकर, बी के अलाइनमेंट एक्सिस को नहीं चेंज कर सकते हम। ये नहीं कि हमने पेज उल्टा लिया पलटा लिया, वो वहां पे बना ऐसे ही होगा। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरे रेक्टेंगल को उठाकर यहां रख दूंगी, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ए की जगह क्या बन जाएगा? बी। सो वेयर विल ए कम? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। बच्चे बात को समझो, मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी। ये था इस तरह से, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई। सो आई टेक दिस रेक्टेंगल। ठीक है, या फिर इसको ले लो जिसको समझना आसान। ठीक, ये हमारे चार वर्टिसेस है, इस वाली साइड को मैं सी एंड डी ले, मतलब ये ए है,
ये ए है, ये बी, सी एंड डी, ये बी वर्टेक्स था ना। तो मैं इस बी वर्टेक्स, पहले मैंने क्या किया था, ये ए था, सो आई केप्ट इट हियर। अब मैं इसको नहीं शिफ्ट कर सकती प्लेन को, मैं बी को यहां रखूं, मैं सी को यहां रखूं, मैं डी को यहां। बात समझ में आई? हम अपने पेपर को उठाकर शिफ्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग द एक्सिस। पहली बात तो ये समझना। अब इस केस में जब आपने बी को, पूरे रेक्टेंगल को उठाकर बी को वर्टेक्स के साथ, ओरिजिन के साथ मैच किया, सो ए विल कम ऑन एक्स एक्सिस, सी पॉइंट यहां पर आ जाएगा, डी यहीं पर रहेगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे? बी ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होंगे? 0,0। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये 5 और 3 था, -5,0। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, डी के, बी, बी यहां पर आया, तो ए यहां पर आया, ये सी होगा, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पर डी होगा, ये डी होगा, ये सी। हाँ, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,3, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, -5,3। ठीक है। अब मुझे खुद बताओगे इफ सी इज ओरिजिन, आप मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ, मैं नहीं ड्रॉ करूंगी यार। एंड इफ डी इज ओरिजिन, सी ओरिजिन है, तब कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए बी सी डी के। एंड इफ, हाँ वो 5, 3 वो सेम है। ठीक है, नाउ इफ सी इज ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस? इफ सी इज ओरिजिन, पॉइंट डी कहां पर आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सी के नीचे बिल्कुल परपेंडिकुलर में बी है, और यहां पर ए। तो बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? आयरा, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5,0। एंड व्हाट अबाउट बी? वाई एक्सिस है नीचे, कितना हुआ? 0, -3। व्हाट अबाउट ए? -5, ठीक है। तो ऐसी अगर डी का ओरिजिन पॉइंट बना देंगे तो एक्सिस ऐसे बनते हैं। समझ में आ गया ना? क्विकली लिखो, इसके बाद हम देखें क्या करते हैं। डी ओरिजिन लिख लो, क्या होगा? तो ये ना थोड़ा बहुत इसमें इन्होंने मार्क किया हुआ है, कार्टेशियन सिस्टम पर उसने एक्सिस बनाकर प्रॉपरली लिखा है, कोऑर्डिनेट प्लेन, देन ये मार्किंग कर दी, देखो ना। हमें एक रूम प्लान दिया हुआ था, अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो उन्होंने एक रूम प्लान दिया हुआ था हमें। ठीक है। सो रूम प्लान कुछ इस तरह से था कि देयर इज अ बेडरूम, यहाँ पर एक घर का जो एरिया, जो भी बेडरूम का एरिया उन्होंने इस तरह से बनाया है। और ये जो स्विंग, ये जो दिखाया गया ना, ये क्या होता है? ये डोर दिखाते हैं। ठीक है, डोर को एज अ स्विंग दिखाते हैं। कोई बता सकता है क्यों दिखाते हैं ऐसे? हाँ, ऐसे क्यों लिखते हैं? ये आर्किटेक्चर है, ये कोई मैथमेटिक्स के कुछ लिंक नहीं है पर। हाँ, हाँ, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो शायद। हाँ, जितना इसका स्विंग है, ऐसा दिख के दिखाना जरूरी क्यों होता है? हाँ, ये बताने के लिए कि यहाँ पर यू कैन नॉट प्लेस एनीथिंग, है ना। कोई आर्किटेक्चर होगा ना, कोई डिजाइन डिजाइन करेगा, तो वो यहाँ पर वो स्विंग बनाते हैं कि ये एरिया आपका यूज नहीं होगा किसी भी चीज के लिए, यू कैन नॉट प्लेस एनीथिंग बिकॉज दिस इज द स्पेस यूज फॉर स्विंग, जो भी डोर का स्विंग होगा। तो यहाँ पर भी हमारा डोर है, तो ये भी चीज हमारी, ये एरिया जो है वो यूजलेस हो गया। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आगे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि इसने ना पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट में बना दिया, कार्टेशियन सिस्टम में बना दिया, 2D कोऑर्डिनेट में। वर्टिकल वाई एक्सिस वही सारी जो पूरी हमने 2 दिन में हमने पढ़ा है सारा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह से कुछ उन्होंने सारा समझा दिया। तो इस रोड प्लान को, जब उसने पूरे रूम प्लान को, इस पॉइंट को उन्होंने ओरिजिन लिया, दिस वाज द बेडरूम। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग एरिया था, यहाँ पर आपका वॉशरूम वगैरह था, तो दिस इज द बेडरूम, यहाँ पर डोर था,
ये राइट वॉल थी, यहां पर बेड, सब कुछ ऐसा प्लेस हो गया. नाउ इट सेज रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन D1 R1. सो D1 ये पॉइंट है एंड R1 रिप्रेजेंट्स द डोर. हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल विच इज वाई एक्सिस ऑफ द रूम एंड हाउ फार इट इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस. हाँ, तो कितना दूर है वाई एक्सिस से ये डोर? काउंट करो भाई. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यूनिट्स अवे हो गया. और एक्स एक्सिस से कितना दूर है? एक्स एक्सिस पर ही है तो 0 यूनिट्स. बात समझ में आ गई? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D1? D1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे? एक्स एक्सिस है 8 0. बस यही गलतियां करके आओगे पेपर में, कहोगे ओ गॉड ये गलती हमने कर दी है ना, वो जो आके बोलते हो सिली मिस्टेक्स स्टूपिड मिस्टेक्स. प्लीज बी वेरी केयरफुल. मैं पता क्यों पॉइंट करती हूँ कि वहां पे गलती मत करके आओ. बस वहां पे नंबर कटवा के आओगे, नंबर नहीं आएंगे, फिर कहोगे अच्छा नंबर नहीं आए. फिर उसके बाद R1 इज द पॉइंट. R1 ये रहा 11.50. हाउ वाइड इज द डोर? R1 है 11.5 0. तो डोर की ये विड्थ कितनी है? कितनी बताओगे? कहां से स्टार्ट हुआ था डोर? 8 से. और कहाँ खत्म हुआ? 11.5. तो 8 0 से चीज खत्म हुई है, 11.50 पर से शुरू हुई है, 11.5 पे खत्म हुई है. तो कितना डिस्टेंस आ गया? 3.5 यूनिट्स. समझ में आ गया? 3.5 सेंटीमीटर लिख लो, जो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है. इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, हाउ विल ही बी एबल टू डू? अब व्हील चेयर के बारे में कुछ बताया होगा यहाँ पे, है ना कुछ तो बताया होगा. कहाँ पे है व्हील चेयर? कहीं नहीं है. चलो, तो व्हील चेयर अगर यहाँ पे कुछ बताई होगी बात तो ही है. मैंने नहीं पढ़ी. X and Y. So next it says दिस इज कंफर्टेबल विथ फॉर अ रूम डोर. ये तो सब एक वो होता है कि स्टैंडर्ड क्या रखते हैं. इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर, तो व्हील चेयर की ना डेप्थ इसने कुछ बताई होगी या फिर आपको कुछ सिखाया होगा पहले. बताया हुआ कभी व्हील चेयर के बारे में? His sister today help him 1 सेंटीमीटर वाला ये रहा. कहाँ पे है बेटा? शॉर्ट फॉर्म 2D स्पेस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो व्हील चेयर की स्टैंडर्ड लेंथ मुझे भी नहीं पता विड्थ क्या होती है, तो मे बी आई थिंक ही वुड बी एबल टू एंटर अगर दिया होगा ना आपको, तभी आप बता सकते हो. इसमें देखना पड़ेगा. तो चलो विल सी दिस. ठीक है. तो इफ B1 0 1.5, B1 पॉइंट है कहते हैं ये वाला. ठीक है. B1 इज कौन सा? देखो 0 1.5, राइट. एंड B2 0 4. ये B1 पॉइंट है, B2 है 0 4. रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ बाथरूम डोर. इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? फिर से B1 से शुरू हुआ. ये कितना है? 0 1.5. बुक्स ना होने का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, तुम यहाँ देखते हो और तुम्हारा फोकस नहीं बनता. प्रिंट आउट ले आओ बच्चों, बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए. थोड़े से पैसे लगा लो, मुझे बता दो, मैं प्रिंट आउट कर दूंगी यहाँ से. सीरियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब चीजें ना कहीं ना कहीं आएगी. अब आपको बताना है कि ये जो बाथरूम का डोर हमने जो रखा है इसकी विड्थ कितनी है. 1.5 से स्टार्ट हो रही है, 4 पे खत्म हो रही है. 2.5 सेंटीमीटर या यूनिट्स या फुट है. ठीक है. ये रूम के डोर से बड़ी है छोटी है? छोटी है, नैरोअर है. रूम के डोर की विड्थ क्या थी? 3.5. और इसकी क्या है? 2.5. ठीक है, तो नैरोअर है. तो आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल? सो दिस इज एक्चुअली वेरी यूज. कल रूम बनवाओगे ना और देखोगे हम अलमीरा डाल सकते हैं उसके अंदर, हमारा बेड अंदर से आराम से आ सकता है कि नहीं. दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड्स यूज्ड व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग. तो आपके ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. जो डोर की हाइट होती है वो कितनी होती है? 7.
7 फीट देते हैं, ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो भी हाइट होती है, स्टैंडर्ड जो भी ह्यूमन हाइट होती है, मैक्सिमम वो 6 फीट या 6'5" तक होगा। तो जो आएगा वो टकराएगा नहीं सिर से, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं जब घर बनता है। समझ में आ गई बात ये? तो XY प्लेन आ गया, क्वाड्रेंट 1 XY पॉजिटिव, सब समझा दिया तुम्हें मैंने ये। अब ये क्वाड्रेंट 4 आ गया, इसके बाद ये वाला ऑन ग्राफ शीट मार्क्स X and Y, ये सब हमने कर दिया। वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? कौन सा टेबल? ये रहा। सो प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट .89। मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ये सब कर लाओगे आज, थोड़ा सा पढ़ लाना ये बुक से। आपके पास सबके पास PDF है, मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, थोड़ा सा सॉल्व करके आना। सो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, आपके तीनों फुट आपके पास है, जैसे हमने अभी रेक्टेंगल्स किए थे वैसे ही फोर्थ फुट आप फाइंड करोगे, ठीक है ना। तो इसके बाद ये सब आ जाएगा, ये वाला है, ये वाला छोड़ो, अदर रूम्स, डिस्टेंस बिटवीन। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन इसमें है, फटाफट से फॉर्मूला लिख लो। That is to find distance between 2 points in a plane. चलो क्विकली, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, और एक ही फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम सारा काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन। अभी तक ना हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस ना मेजर कर पा रहे थे। अब ये हो क्या रहा है हमारे पास यहाँ पर, दिस इज X डैश, दिस इज Y, दिस इज Y डैश, दिस इज X, ये हमारा आ गया ओरिजिन। ठीक होगी बात ये? तो कहते हैं एक पॉइंट ना, जब तक हमारे पास ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने की बात थी, हम कर पा रहे थे। या तो हम चल रहे थे अलोंग X, कि X पर यहां खड़े हैं और यहां पर, तब तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। या फिर हम पैरेलल टू X एक्सिस मूव कर रहे थे, तब आपने डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। या फिर हम Y पे मूव कर रहे थे, या फिर पैरेलल टू Y मूव कर रहे थे। रेक्टेंगल में हमने सब काम किया है। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले ये चीज इसलिए करवाई है सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, ठीक है। तो मान लो मुझे अब क्या करना है, मैंने रैंडमली 2 पॉइंट्स प्लेस किए हैं, हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे थे, या तो अलोंग X एक्सिस, या फिर पैरेलल टू X एक्सिस, या फिर अलोंग Y एक्सिस, और पैरेलल टू Y एक्सिस। हमने ये 4 तरह के डिस्टेंस अब तक निकाले हैं। बात समझ में आ गई सबको? अब क्या है, हम लोग स्लांट में मूव करेंगे। जैसे मैंने पॉइंट रखा यहां पर एक, और ये क्यू, याद है मैंने कहा था हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, है ना। उसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, मुझे यहां से यहां तक जाना है, which we say the shortest distance between P and Q। तो इसका डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? तो मैं कहती हूं, मान लिया हमने P को कोऑर्डिनेट्स दिए X1 Y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं X2 Y2, ठीक है। तो P का X कितना है? X1, राइट। P में Y कितना है? Y1, ठीक है। इस तरह से Q का X कितना है? X2, और Q का Y कितना है? Y2। समझ में आ गया ना ये? यहाँ पर Y2 होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, और मैंने इसको नाम दिया R। तो क्या आप मुझे PR की लेंथ बता सकते हो ना, मूविंग पैरेलल टू X एक्सिस? क्या होगा? R कहां पे खत्म होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, पैरेलल टू X एक्सिस है। R कहां पे खत्म होता है हॉरिजॉन्टल में? X2 पे। और यहां पर कहां से स्टार्ट हुआ था P? X1 से। सो कैन आई से ये हो गया X2 माइनस X1, PR की लेंथ। ऐसे ही QR की लेंथ बता सकते हो, वर्टिकल मूवमेंट है। बड़ा वाला नंबर क्या है? Y2। स्टार्ट कहां से हुआ? Y1, तो आ गया Y2 माइनस Y1। समझ में आ गया? तो अलग लेवल बैठ जा रहा हूं। अब ये होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम।
कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में टू फाइंड पाइथागोरस थ्योरम। क्या करोगे, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास पी क्यू स्क्वायर बन जाएगा। पी आर कितना है देखो, लिखो आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ले लेंगे इसका। लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। डेरिवेशन समझ में आ गई, बात समझ में आई क्या लिख रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला याद करने के लिए सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं हम लोग, यूज करते हैं। सो राइट द फॉर्मूला विच सेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन, और वो पॉइंट क्या है, P x1 कॉमा y1, Q x2 कॉमा y2। तो आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हो, आपने कुछ नहीं इतना लंबा सोचना होता, आपने क्या करना है, आपने दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि x2 पहले लिखिए, हमें क्या पता x2 कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है। आप कुछ भी लिखो, आपने जैसे x को ट्रीट किया है ना, वैसे ही y को ऑर्डर करना है। बात समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट में बहुत जरूरी है। इफ आई एम राइटिंग x2 - x1, तो आई विल राइट y2 - y1। इफ आई एम राइटिंग x1 - x2, आई विल राइट y1 - y2। मतलब जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पहले लिखा ना, उसी का y पहले लिखेंगे। यहां पर मैटर नहीं करता, बट देर आर क्वेश्चंस फर्दर जहां पे ये चीजें बहुत मैटर करेंगी, तो इसलिए पहले से ही हम सिखाते हैं कि हमने लिखा है पी क्यू या तो होगा x2 - x1 या x1 - x2, पर मैंने यहां पर भी y1 - y2 होल स्क्वायर किया है। तो दिस इज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। बस कल यही इस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात समझ में आ गई, कल क्लास मत मिस करना, और जितना मैंने होमवर्क दिया है वो सब करके आना।